अब भाई ये सब कुछ तो नीता सुन लेती है और उसे सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपनी सास का दिल आज तक नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से उसके पति की दूसरी शादी की बातें भी होने लगी हैं। वैसे तो नीता को कभी अपने अंधे होने का बुरा नहीं लगता था, लेकिन इस बार उसे इस बात का ना सिर्फ बुरा लगता है बल्कि गुस्सा भी आता है कि आखिर भगवान ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। एक गांव में एक अंधी बहू नीता रहा करती थी। वो अपने घर के सारे काम किया करती, लेकिन उसकी सास गंगा हमेशा ही उससे ताने मारती और उसके अंधे होने का फायदा भी उठाती। किसी न किसी तरह से उसे परेशान करने की कोशिश करती। हालांकि नीता का पति मोहन उससे बहुत प्यार करता था। ये कहानी हमें नीता की सेवा, त्याग और धैर्य के बारे में बताती है। बहुत जल्दी उठ, इतनी देर तक कौन सोता है? एक तो वैसे ही भगवान ने तुझे आंखें नहीं दी है, ऊपर से तू है कि इतनी देर में उठती है। पता नहीं ये मनहूस कैसे हमारे भाग्य में आ गई है। ये बात सुनकर मोहन अपनी माँ से कहता है, क्या हो गया माँ, क्यों कोस रही हो नीता को? हाँ, अरे वो बेचारी अंधी है, फिर भी घर का सारा काम करती है, लेकिन आप क्या करती हो? बस कोसती रहती हो उससे। माँ कभी प्यार से बात कर लिया करो उससे, उसको भी अच्छा लगेगा। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी नीता की आवाज आती है। आई माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ और मैंने जल्दी उठकर घर का सारा काम भी कर लिया है। इस मनहूस ने तो मेरे बेटे को अपने वश में कर रखा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये मेरे बेटे से दूर हो जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकूं। यूं ही दिन बीतते हैं। गंगा नीता को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन नीता सच्चे मन से अपनी सास की सेवा करती रहती। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आते हैं। आप सभी का हमारे घर में स्वागत है। आप हमारे घर में आए, हमें बहुत खुशी हुई है। आप सभी बैठिए, मैं नीता बहू से कहकर अभी आप सबके लिए चाय नाश्ता बनवाती हूँ। नीता बहू, जरा बाहर तो आओ, कुछ मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करो। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी सभी के लिए चाय लेकर आती हूँ। और नीता रसोई में जाकर सभी के लिए चाय बनाती है और स्वादिष्ट से पकोड़े बनाकर लाती है। नीता इतने सारे लोगों का खाना इतने अच्छे से कैसे बना पाएगी? और वो सारा काम अच्छे से नहीं करेगी तो ताने तो मिलेंगे ही ना। अच्छा है, तब मुझे बहाना भी मिल जाएगा नीता को घर से बाहर निकालने का। उसी के बाद मैं अपने मोहन की दूसरी शादी करवा पाऊंगी। तभी नीता चाय पकोड़े लेकर आती है। माँ जी, सभी के लिए चाय और पकोड़े तैयार हैं। ठीक है नीता, ये टेबल पे रख दो। घर आए मेहमान चाय पकोड़े खाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे गंगा जी, आपकी बहू बहुत गुणी और संस्कारी है। अरे भले ही अंधी हो, लेकिन चाय पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए। अरे खाकर मजा आ गया। बेटा जीते रहो। हालांकि ये सब सुनकर तो गंगा को खुश होना चाहिए था, लेकिन इस बात का गंगा को और भी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब वो नीता को खरी खोटी नहीं सुना पाएगी। कुछ दिन बाद नीता को परेशान करने के लिए गंगा नाटक करती है बीमार होने का। नीता, ओ नीता, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे दे। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रही है। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अब आ ही गई है तो मेरे पैर भी दबा दे बेटा। बिना कुछ कहे नीता सास की सेवा करती रही, लेकिन गंगा अपने बेटे के आने के बाद नाटक करती है और कहती है, बेटा आज मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं थी, लेकिन इस मनहूस ने तो मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा है। अब ये ऐसा करेगी, मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी इससे। अरे माँ, क्या कह रही हो आप? मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। देखिए, नीता एक बहुत अच्छी इंसान है और हमेशा वो आपकी सेवा करती है। भले ही वो अंधी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। इसलिए ना, मैं नहीं मानता ये सब हुआ होगा। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तू मेरी बात मान, इसे छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। हम तेरे लिए इससे अच्छी लड़की लेकर आएंगे। माँ बस कीजिए, आप नहीं करनी है कोई दूसरी शादी मुझे। मैं अपनी पत्नी नीता से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा उसका साथ निभाऊंगा और हमेशा उसकी आंखें बंद कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। अब भाई ये सब कुछ तो नीता सुन लेती है और उसे सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपनी सास का दिल आज तक नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से उसके पति की दूसरी शादी की बातें भी होने लगी हैं। वैसे तो नीता को कभी अपने अंधे होने का बुरा नहीं लगता था, लेकिन इस बार उसे इस बात का ना सिर्फ बुरा लगता है बल्कि गुस्सा भी आता है कि आखिर भगवान ने उसके साथ ऐसा किया क्यों।
इन बातों को सोचकर नीता रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। कुछ दिनों बाद नीता अपने सपने में एक साधु बाबा को देखती है और उनसे बात करती है और अपने मन के वो सारे हाल उन साधु बाबा को सुनाती है। उसके सपने में साधु उससे कहते हैं कि तेरा मन सच्चा है, तू सच्चे मन से अपनी सास की सेवा करती है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जब तू सुबह उठेगी तेरी आंखों की रोशनी वापस लौट चुकी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का पता किसी को न चल पाए, नहीं तो तेरी आंखों की रोशनी फिर से चली जाएगी। इसी सपने के बाद नीता की आंखें खुलती हैं और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो देख सकती है, लेकिन उसे अपना सपना याद आता है और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। अब अपनी सास के कुछ भी कहने से पहले ही नीता सारा काम करती और अच्छे से खाना भी बनाती। नीता क्या बात है, आजकल तो सारे काम बहुत जल्दी कर लेती है और सभी कामों को इतने अच्छे से भी कर लेती है। तू ऐसा क्या जादू टोना करती है? नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपने तो मुझे जैसे सिखाया है ना, मैं सब कुछ वैसे ही करने लगी हूँ और वैसे ही करने की कोशिश भी करती हूँ। आखिर ये सब कुछ आपकी ही वजह से तो हो पा रहा है। आप जैसी सास तो भगवान हर किसी को दे। एक दिन अचानक से गंगा की तबीयत खराब हो जाती। नीता बेटा, सारा बदन दुख रहा है मेरा, मुझे दवाई ला दे, मुझसे तो ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और मोहन जी भी घर पर नहीं है। बेटा, मेरा बदन दर्द से टूटा जा रहा है। तभी नीता रसोई में जाती है और एक काढ़ा बनाकर लाती है और गंगा को देती है। माँ जी, आप ये काढ़ा पी लीजिए, ये पीने के बाद आपका सर दर्द थोड़ा कम होगा और आपके सर की मैं मालिश कर देती हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा। गंगा काढ़ा पीती है और मालिश से वाकई में उसे थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। नीता बहू, तू तो देख ही नहीं पाती है, फिर भी तूने ये काढ़ा इतने सही तरीके से कैसे बना लिया? इसे बनाना तो आसान काम नहीं है। माँ जी, भगवान ने बेशक मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी, लेकिन मुझे बुद्धि बहुत अच्छी दी है। अपनी सूझबूझ से मैंने काढ़ा बनाया है और मैं जानती थी कि इसमें मैं नाकामयाब हो ही नहीं सकती। नीता बेटा, तू मुझे माफ करना, मुझे तेरी परख नहीं थी, मैं नहीं जानती थी कि तू इतनी काबिल है। सभी मुझसे कहते रहते थे कि तेरी बहू काबिल बहू है, लेकिन मैंने कभी किसी की बात सुनी ही नहीं। लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हो मुझसे? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब मोहन भी वहाँ आता है और दोनों सास बहू का प्यार देखकर मोहन खुश हो जाता है और फिर इसके बाद कभी गंगा ने नीता को बुरा भला नहीं कहा। आरती और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे और शादी करना चाहते थे, जिसके चलते जब भी आरती के लिए कोई रिश्ता आता तो दीपक कुछ ना कुछ करके उन्हें वहां से भगा दिया करता। कुछ दिनों बाद दोनों के घर वालों को उनके प्यार के बारे में पता चल जाता है और समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए दोनों के परिवार वाले उनकी शादी करवा देते हैं। आरती अपने ससुराल पहुंच जाती है और एक दिन मीना अपनी बहू को घर में ना देखकर अपने बेटे दीपक को बुलाकर बोलती है, तेरी पत्नी कहाँ गई? सुबह सुबह उसको ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। माँ, वो कोई गाय भैंस तो है नहीं जो मैं उसे बांध के घूमता रहूं। अरे माँ, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। बेटा, मैंने उसे पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। मुझे तो शक हो रहा है कि वो अपने मायके तो नहीं चली गई ना, क्योंकि उसका मायका तो पड़ोस में ही है, वो कभी भी मुंह उठा के जा सकती है। अरे माँ, उनकी इकलौती बेटी है, अब मायका ससुराल दोनों को देखना पड़ता है उसे। लेकिन वो बार बार अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। ससुराल पड़ोस में है तो क्या हुआ, ससुराल ससुराल होता है, उसे छोड़कर बार बार मायके जाना तो सही नहीं है ना। अगर उसने ऐसा किया ना तो मैं तुम सबको लेकर कहीं दूर बस जाऊंगी कि वो अपने मायके आ ही नहीं पाएगी। माँ, ये आपकी और आपकी बहू की परेशानी है, आप लोग आपस में बैठ के ना बातचीत कर लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर मैं बीच में बोला ना और आपकी साइड ली तो वो मुझे सुनाएगी, और उसकी साइड ली तो आप मुझे सुनाओगी, इसलिए मैं बीच में बोलूंगा ही नहीं। बेटा, तू तो शादी के बाद पक्का गुलाम ही हो गया है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू शादी के बाद इस तरह से बदल जाएगा। तुझे सही बात बोलने में भी अपनी बीवी के सामने डर लगता है। माँ, मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन घर में शांति है, उस शांति को भंग करके तमाशा नहीं करना चाहता मैं। आप दोनों के बीच की बात है, आप लोग खुद देख लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा।
दीपक और उसकी माँ अब आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी मीना की बहू आरती वहां आती है और दोनों को आपस में बहस करते हुए देखकर बोलती है। क्या बात है, आप लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? यार कुछ नहीं हुआ यार, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, कहीं भी जाने से पहले माँ को बता कर जाया करो या पूछ कर जाया करो। अरे कम से कम मुझे ही बता दिया करो, लेकिन नहीं, तुम मेरी माँ को बता दोगी तो तुम्हारी इज्जत घट जाएगी। अरे यार बिना बात के तमाशा हो जाता है और मुझे सुनना पड़ जाता है। वैसे गई कहाँ थी तुम? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इस घर की कोई नौकरानी या गुलाम नहीं हूँ जो हर चीज के लिए मुझे किसी को बताकर जाने की जरूरत पड़े। और मैं किसी गलत काम के लिए नहीं गई थी, थोड़ी जल्दीबाजी थी, इस वजह से मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाई। और मुझसे इस तरह से अपना लेवल गिराकर बात तो करिए ही मत। हद है यार, एक तो तुमने गलती की है, ऊपर से बहस कर रही हो। अरे यार जरूरी काम था तो एक बार बता देती ना माँ को। अरे माँ तुम्हें मना थोड़ी करती। अरे मेरी माँ को थोड़ी इज्जत दे दोगी तो क्या घट जाओगी? क्या तकलीफ होती है इज्जत देने में तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, जितनी इज्जत आप माँ जी की करते हैं उतनी ही मैं भी करती हूँ। लेकिन अचानक से पापा जी का फोन है कि माँ बेहोश होकर गिर गई और आंखें भी नहीं खोल रही। घर में कोई था नहीं, वो बहुत डर गए थे, इसलिए मुझे भागकर जाना पड़ा। क्या ये क्या कह रही हो तुम? मम्मी जी आप कैसी हैं? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना? नहीं, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो खतरे से बाहर हैं। एक्चुअली उनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब मेरे आने के बाद उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जो भी वो पापा के लिए बनाते हैं वही वो खा लेती हैं, जो कि उन्हें बाद में नुकसान करता है। कोई बात नहीं, तुमने उनका ध्यान रखना और आती जाती रहा करो उनके पास। और हाँ, मेरी बोली हुई बातों के लिए सॉरी, मुझे पता नहीं था। दीपक इतना कहकर वहां से चला जाता है और आरती भी अपने घर के कामों में लग जाती है। दीपक की बात सुनकर मीना को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से बोलती है। बहू का पड़ोस में ससुराल क्या हो गया है? मेरे लिए तो मुसीबत हो गई है। जरा सी इसकी माँ को चक्कर क्या गया, ये तुरंत अपने मायके पहुँच गई, अपना ससुराल छोड़कर। अगर यही इसका ससुराल पड़ोस में ना होकर कहीं दूर होता ना, तो क्या वो यहाँ से वहाँ आ पाती? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये बहू तो हमेशा अपना ससुराल छोड़ कर मायके में ही बैठी रहेगी। मीना उसी दिन से अपनी बहू आरती पर नजर रखने लगती है और जब भी आरती किसी काम से मायके जाने की बात मीना से कहती तो वह उसे कोई ना कोई और काम थमा दिया करती और उसे मायके जाने से रोक लिया करती। ऐसे ही एक दिन आरती अपने माता पिता के लिए उनके पसंद का खाना बनाकर उन्हें देने जा ही रही होती है कि तभी मीना उसे बीच में रोककर बोलती है। बहू, तू कहाँ जा रही है? चल मेरे लिए खाना लगा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ जी बस अभी लगाती हूँ, एक बार मम्मी पापा को ये वाला खाने का सामान दिया हूँ। आज मम्मी ने घर पर कुछ नहीं बनाया है। बहू एक काम कर, तू अपने मायके ही बस जा, तुझे अपने ससुराल में आने की जरूरत ही नहीं है। तेरा ससुराल बगल में है तो क्या हो गया, तूने तो अपने ससुराल की जिम्मेदारी को छोड़ ही दिया है। अगर यही तेरा ससुराल कहीं दूर होता ना, तो तू क्या अपने माँ बाप के लिए खाने का सामान बनाकर अपने ससुराल से भिजवा पाती? माँ जी, ये तो मेरी किस्मत की बात है कि मेरा ससुराल पड़ोस में ही निकला और मुझे अपना मायका और ससुराल दोनों का प्यार एक साथ मिल रहा है। ना मुझे ससुराल के लिए अपना मायका छोड़ना पड़ रहा है और ना मायके आने के लिए अपना ससुराल। सब कुछ ठीक तो चल रहा है, फिर आपको परेशानी किस बात की है? ऐसा तो नहीं कि मैं अपने ससुराल के कामों को, ये जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाती। मैं तो दोनों चीज अच्छे तरीके से ही निभा रही हूँ ना। हाँ, तू सभी चीजों को सही तरीके से कर रही है, लेकिन मुझे तेरा ये बार बार अपने मायके जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तू मेरे साथ कितना समय बिताती है, क्या तेरे मेरे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको अपनी माँ की तरह मानती हूँ और मैं आपसे जुड़ी सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाऊंगी। अगर ऐसी बात होती ना, तो तू अपने मायके के बारे में नहीं, बल्कि पहले अपने ससुराल के बारे में सोचती और मुझे पहले खाना देती, न कि अपने मायके वालों के लिए खाना लेके जाती। माँ जी, तो आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको यकीन हो जाए कि मैं अपने ससुराल वालों को अपने मायके वालों से ज्यादा प्यार करती हूँ। तो तू एक काम कर, आज तू ये खाना लेकर अपने मायके नहीं जाएगी, चुपचाप रसोई में जा, मेरे लिए खाना निकाल, वरना अगर तू आज गई तो तेरे ससुराल के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर आरती मजबूर हो जाती है और खाने की थाली वापस से रसोई में रखने चली जाती है और अपनी सास के लिए खाना निकालने लगती है। मीना को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी बात से आरती को कितना बुरा लगता है। वह आराम से बैठकर खाना खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ आरती के मायके वाले आरती के खाने का इंतजार कर रहे होते हैं।
तभी दीपक ऑफिस से आते वक्त अपने ससुराल में रुक जाता है और अपने सास ससुर का हाल चाल पूछने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि आरती उन्हें बोलकर अभी तक खाना लेकर नहीं आई है। यह सुनकर वह बड़ा हैरान हो जाता है और अपने सास ससुर को तसल्ली देकर वहाँ से घर आ जाता है, जहाँ उसकी माँ उससे बोलती है। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे पता है आज मैंने बहू को खूब सुनाया। क्यों माँ, आरती ने ऐसा क्या किया जो आपने उसे सुनाया? कुछ नहीं बेटा, जब देखो तब बस अपने मायके ही दौड़ लगाती रहती है। आज वो जैसे ही अपने माँ बाप के लिए खाना लेकर थाली में निकली, मैंने उसे रोक दिया और साफ साफ बोल दिया कि अगर आज तू खाना लेकर अपने मायके गई तो दोबारा अपने ससुराल में कदम मत रखियो। पड़ोस में ससुराल होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि ये कोई धर्मशाला है कि जब तेरा मन करा तू आए और जब तेरा मन करे तू चली जाए। मैंने सही किया ना बेटा उसे डांट कर? हाँ माँ, आपने बिल्कुल सही किया। अरे खाना लेकर चली जाती तो उसके बेचारे भूखे माँ बाप खाना खा लेते, जो अपनी बेटी के आस में अब तक भूखे बैठे हैं। अरे भूखे मर भी जाएंगे ना, तब भी वो अपनी बेटी का इंतजार करेंगे। लेकिन गलती ना उन्हीं की है। अरे बेटी पैदा करने की क्या जरूरत थी? अगर बेटा पैदा किया होता तो आज वो उनका ध्यान रखता, और अगर बेटी पैदा भी हो गई ना तो शादी नहीं करवानी चाहिए थी उसकी। अरे अपने पास रखना चाहिए था। ससुराल जाने के बाद बेटी पे माँ बाप का तो कोई हक ही नहीं होता है, बस सास का होता है और पति का होता है। बेटा तू मुझे ताने दे रहा है? मैंने कुछ गलत किया है क्या? माँ, ये बात ना आपको अपने आप से पूछनी चाहिए कि आपने गलत किया या सही किया है। अरे उन लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, वो बेचारे अब तक भूखे बैठे हुए हैं। उनको लगता है उनकी बेटी खाना बनाकर लेकर आएगी। मैंने कहा भी था कि मैं बाहर से कुछ ला देता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी बेटी हमारे लिए खाना बना के लाएगी। हमें हमारी बेटी के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। उसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे ना, या उसका इंतजार नहीं करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। इसीलिए जब तक हमारी बेटी नहीं आती तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। माँ, आपको पता है ये सुनने के बाद ना मुझे कैसा महसूस हुआ? माँ, पड़ोस में शादी हुई है तो इसमें उसकी क्या गलती है? और वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, उसे अपने माँ बाप को भी देखकर चलना होगा माँ। और एक बात बताइए माँ, आपकी भी तो बेटी है ना, उसका ससुराल अगर आपके पास में होता तो क्या आप अपनी बेटी को देखना नहीं चाहती? अपने बुरे समय में अपनी बेटी को बुलाती नहीं अपने पास? बुलाती ना माँ। तो वैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को बुला लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया माँ? आपका तो एक बेटा भी है, लेकिन उनका तो कोई बेटा नहीं। उनके लिए बेटी बेटा सब एक ही है, और आपने उनके साथ गलत किया माँ। अपने बेटे की बात सुनकर मीना को अपनी गलती का एहसास होता है। अपनी बहू के पास जाकर उसे अपनी गलती की माफी मांगती है और उसे अपने मायके खाना भेजने को बोल देती है। उस दिन के बाद से मीना फिर कभी अपनी बहू को उसके मायके जाने से नहीं रोकती। ममता और उसकी बहू कविता की आपस में बहुत बनती थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। कविता अपनी सास की सारी बातें मानती थी, लेकिन जहाँ तक बात ममता की बहन विनीता की थी, वो अपनी सास की एक भी नहीं सुनती थी और दोनों की बहस होने लगती थी। एक दिन सुबह के समय ममता और उसका बेटा राजेश बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी कविता उन सब के लिए हलवा लेकर आती है, जिसको देखकर ममता बोलती है, बहू, तूने हलवा बनाकर बहुत अच्छा किया। मेरा बड़े दिनों से हलवा खाने का मन कर रहा था। बाजी, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। वो तो मैं जानती हूँ बहू, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, तभी तेरे जैसी बहू मिली है मुझे। माँ जी, कर्म तो मैंने भी बहुत अच्छे करे होंगे, तभी तो मुझे भी आप जैसी इतनी अच्छी सास मिली है, वरना आज के जमाने में इतना प्यार करने वाली सास कहाँ ही मिलती है। अगर आप दोनों का एक दूसरे की तारीफ करना अगर हो गया हो तो मुझे आराम से बैठ के हलवा खाने दीजिए। हाँ तो खा ना, तुझे खाने के लिए किसने मना किया है? तू तो पहले हम दोनों सास बहू को खुश देखकर बहुत जलता है। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे बल्कि मैं तो आप दोनों को खुश देखकर खुद भी खुश हूँ। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तभी जब हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो तू बीच में बोल पड़ता है। बिल्कुल सही बोला आपने माँ जी, इन्हें हम एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं। अरे देवियों, गलती हो गई मुझसे जो मैंने आप दोनों के बीच में बोल दिया। आज के बाद कभी नहीं बोलूंगा। आप दोनों को एक दूसरे की जितनी तारीफ करनी है आप करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो कहता हूँ अगरबत्ती दिखानी है वो भी दिखा लो, मैं तब भी कुछ नहीं बोलूंगा। बस मुझे आराम से बैठ के हलवा खाने दो। राजेश इतना कहकर कविता के हाथों से हलवे की कटोरी लेकर आराम से बैठकर खाने लगता है। तभी ममता की बहन विनीता का कॉल आता है। ममता कॉल उठाकर बोलती है, हाँ छोटी बता, कैसी है तू? आज कैसे अपनी बड़ी बहन को याद कर लिया तूने? दीदी आप ना ऐसा मत बोलो, दिन रात तो आप ही को याद करती हो।
वो बात तो और है कि आपको कॉल ही नहीं कर पाती। अरे मैं मजाक कर रही थी। बता कैसे फोन किया तूने? दीदी मैं अपने घर पे ना छोटी सी पूजा रख रही हूँ। आप लोगों को समय हो तो आप आ जाना, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था कि आप जरूर आना। हाँ उसकी दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग समय से आ जाएंगे। और कुछ? दीदी बहू को ना जरूर लेके आना, उसके बिना ना मन ही नहीं लगता। वो आएगी ना तो अच्छा लगेगा। ना जाने कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। अब तुमने बोला है तो जरूर लेकर आऊंगी। आज तक मैंने तेरी कोई बात काटी है जो आज काटूंगी? मुझे पता था दीदी आप यही कहोगी। चलिए दीदी मैं फोन रखती हूँ, कल आप लोग समय से आ जाइएगा। ठीक है हम लोग आ जाएंगे। ममता इतना कहकर कॉल रख देती है और जैसे ही अपनी बहू को अपनी बहन की कही हुई बात बताने चलती है, उससे पहले कविता उसकी बात को काटते हुए बोलती है, माँ जी प्लीज अब आप ये मत बोलना कि मौसी जी ने हमें अपने घर पर बुलाया है। बहू तुझे कैसे पता चला कि मैं तुझे यही बोलने वाली थी? तेरे कान तो बहुत तेज हैं। माँ जी मेरे कान तेज नहीं है, मैंने आपके बात करने के तरीके से पता लगा लिया कि आप उनके घर जाने की बात कर रही हैं। और अगर सच में ऐसा है तो आप इस बात को भूल ही जाइए कि मैं आपके साथ उनके घर जाऊंगी। तुझे मेरी बहन के घर जाने में क्या परेशानी है? तू मुझे पहले ये बता। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो अपनी बहू और आपकी बहू में बहुत भेदभाव करती है। मेरे वहाँ पहुँचते ही वो अपनी बहू को उसके मायके भेज देती है और मुझसे बोलती है आज से रसोई बहू की। जब मुझे वहाँ जाके भी यही काम है तो मैं अपने घर में ही रह लूँ, इससे अच्छा। बहू तू गलत समझ रही है, मेरी बात तो सुन एक बार। राजेश एक बार तू भी बहू को समझाने की कोशिश कर। माँ मैं औरतों के बीच में अब क्या ही बोलूं। आप दोनों सास बहू हो और एक दूसरे की बुराई सुन नहीं सकती हो। अगर मैं बीच में कुछ बोलूंगा तो उल्टा मुझे सुनना पड़ जाएगा। इसलिए एक काम करता हूँ, मुझे वैसे भी देर हो रही है, ऑफिस जाता हूँ। राजेश इतना कहकर ऑफिस चला जाता है और कविता भी वहाँ से चली जाती है। ममता सोच में पड़ जाती है कि अब वो अपनी बहू को कैसे लेकर जाए अपनी बहन के घर। तभी उसे एक तरकीब याद आती है और वो थोड़ी देर बाद अपनी बहू के पास जाती है और बोलती है, बहू अगर तू मेरे साथ मेरी बहन के घर जाती है तो मैं तुझे तेरी पसंद की महंगी वाली साड़ी दिलवाऊंगी जो तुझे बहुत पसंद है। आप सच बोल रही है माँ जी, कहीं मुझे पागल तो नहीं बना रही ना? नहीं मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, बल्कि एक नहीं 2 दिलवाऊंगी। माँ जी लेकिन आप एक वादा करो कि अगर वहाँ पहुँचने के बाद आपकी बहन ने मुझे बोला कि आज से रसोई बहू की, तो आप साफ मना कर देंगी कि नहीं मेरी बहू काम नहीं करेगी। अच्छा ठीक है मना कर दूंगी, लेकिन अब तैयार हो जा। तैयार तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन रास्ते में साड़ी लेकर तभी जाऊंगी मैं मौसी के घर पे। हाँ ठीक है दिलवा दूंगी, लेकिन पहले चल तो सही। ममता जैसे तैसे करके अपनी बहू को अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार कर लेती है और थोड़ी देर बाद अपनी बहू के साथ अपनी बहन के घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में अपनी बहू को एक साड़ी वाली दुकान पर ले जाती है और उसे साड़ी दिलवाती है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू विनीता के घर पहुंचती हैं और देखती हैं पूजा शुरू हो गई है। वो दोनों पूजा में शामिल होती हैं। पूजा खत्म होने के बाद विनीता कविता को रसोई में लेकर जाती है और बोलती है, बहू आज से रसोई ये तेरी। जब तक तू यहाँ पर है ना तब तक तू जो बनाएगी जो खिलाएगी हम खा लेंगे चुपचाप। छोटी लेकिन तेरी बहू कहाँ है? हम जब भी आते हैं तेरी बहू गायब हो जाती है। दीदी वो बहू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, इसलिए उसे जाना पड़ गया। छोटी तेरा हर बार का यही बहाना है, तू कहीं जानकर अपनी बहू को गायब तो नहीं करती? हाय दीदी कैसी बात कर रहे हो आप? मुझे आपकी बहू से कोई दुश्मनी थोड़ी है दीदी। जैसी आपकी बहू वैसी मेरी बहू, बहू हमारी ही तो है। और वो रसोई में काम नहीं करना चाहती ना तो ना ही सही, मैं कर लूंगी दीदी, मैं खाना बनाऊंगी, बड़ी बात थोड़ी है। नहीं मौसी जी, घर में बहू के होते हुए आप रसोई में कैसे जाएंगी? और आप काम करें, अच्छा नहीं लगेगा। कविता इतना कहकर खाना बनाने में लग जाती है और जितने दिन वहाँ रहती वहीं घर का रसोई का सारा काम करती है, जो चीज़ उसकी सास को भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो अपनी बहू के प्रति कुछ नहीं बोल पाती है। दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद वो अपने घर आ जाती है। तभी कविता बोलती है, माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी बहन आपकी बहू को नौकरानी और अपनी बहू को बहू रानी समझती है, तभी
जैसे ही हम पहुंचते हैं वो अपनी बहू को गायब कर देती है और मुझे अपनी रसोई दे देती है। अगर ये एक बार हो तो समझ में भी आता है, लेकिन ये इत्तेफाक तो उनके साथ अक्सर होता है। तो तू उन्हें मना क्यों नहीं कर देती? मना कर दिया कर, उन्हें बोल दिया कर कि मौसी जी आप अपनी रसोई खुद संभालिए। माँ जी, बात वहाँ आपकी इज्जत की आ जाती है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, वरना मैं तो एक बार में ही मना कर दूँ। बहू, तो तुझे क्या लगता है कि मेरी बहन ये सब जानबूझ के करती है? मुझे तो पूरा विश्वास है माँ जी कि जब उन्हें अपनी बहू को आराम देना होता है और खुद भी बैठकर खाना होता है तो वो यही ट्रिक अपनाती है। अगर ऐसी बात है तब तो पता करना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन कैसे? माँ जी, एक काम करते हैं, एक बार हम दोनों उनको बिना बताए जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा उनके बुलाने पर ही जाते हैं, ना कि अपनी मर्जी से। तब तक वो अपनी बहू को भगा देती हैं। तू सही कह रही है। अब हम जब भी जाएंगे ना, बिना बताए ही जाएंगे। अपना शक दूर करने के लिए कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू विनीता को बिना बताए ही उसके घर पहुंच जाती है और देखती हैं दोनों सास बहू आराम से बैठकर चाय पी रही होती है। विनीता जैसे ही अपनी बहन और बहू को देखती है वो हैरान रह जाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। जैसे तैसे शाम होती है और विनीता की बहू अपना बैग तैयार करके अपने मायके जाने लगती है। तभी विनीता उसे रोकते हुए बोलती है, अरे बहू रुक जा, तू कहाँ मायके जा रही है? अरे दीदी और उसकी बहू को पता चल गया ना कि उनके आने से पहले तुझे मैं मायके भेज देती हूँ कि सारा काम दीदी की बहू करे, ताकि तुझे और मुझे आराम मिल सके। मेरी बहू कोई नौकरानी नहीं है, इसलिए अब वो जब भी यहाँ पर आएगी तो तेरी रसोई का सारा काम तेरी बहू करेगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरी बहू नहीं आएगी। बहू चल यहाँ से। ममता अपनी बहू को लेकर वहाँ से चली जाती है और उस दिन के बाद से जब भी ममता अपनी बहू के साथ विनीता के घर आती, अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, बल्कि आराम से दोनों सास बहू बैठकर हुक्म चलाती थी। गगनपुर नाम के गांव में हरिया नाम का एक आदमी सर पर चारे की गठरी रख के अपने घर पर लौट रहा था। तभी थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, आखिर कब तक मैं ऐसे ही लोगों के पशुओं के लिए चारा लाकर अपना घर चलाऊंगा? अब तो मुझे इस काम के अच्छे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से ये गरीबी। भगवान कोई ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपनी गरीबी मिटा सकूं, या फिर मुझे और मेरी पत्नी को अपने पास ही बुला लो। इतना कहकर हरिया वापस से अपनी गठरी उठाकर चलने लगता है। तो वहीं कहीं उसकी सारी बातें पेड़ पर बैठे हुए छगन और मगन नाम के दो चोर सुन लेते हैं और आपस में बोलते हैं, भाई ये आदमी तो बड़ा दुखी लग रहा था, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तू सही कह रहा है छगन, वैसे बुद्धिमान चोर तो है हम, और हमेशा हम लोगों की मदद करते हैं, उनके लिए चोरी करते हैं, तो भला इस भले इंसान की मदद ना करे, अच्छा तो ही लगता है। इतना कहकर छगन मगन दोनों पेड़ के नीचे उतर जाते हैं, जिसके बाद दोनों दबे पांव हरिया का पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते हरिया के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां देखते ही हरिया का घर एकदम टूटा फूटा और कच्चा है। घर में खाने को राशन तक नहीं है और वहीं उसकी बीवी शिल्पा भी फटेहाल कपड़ों में भूखी प्यासी बेचारी घर के छोटे मोटे कामों में लगी हुई है। ये सब देखकर छगन मगन आपस में बोलते हैं, भाई इसका हाल तो बहुत बुरा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम तो दोनों बुद्धिमान चोर हैं और अपना दिमाग लगाकर इसकी मदद तो कर ही सकते हैं। तू सही कह रहा है भाई, हमें इनकी मदद तो जरूर करनी चाहिए। देख बेचारी कितने गरीब है, और उस आदमी को देखो कितना लाचार हो चुका है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, भगवान से दुआ कर रहा है उससे और उसकी पत्नी को मौत आ जाए। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे इनकी हालत सुधर जाए? छगन और मगन आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर गांव के जमींदार की बीवी आ जाती है और गुस्से में बोलती है, क्यों रे हरिया, तुझे मैंने बोला था ना कि मेरे घर आकर मेरे पशु नहलाकर उन्हें साफ सुथरा कर देना और फिर उन्हें चारा भी डाल देना, तू आया क्यों नहीं? इतना बड़ा आदमी हो गया है क्या तू? मालकिन, आपने मेरे पिछले पैसे भी नहीं दिए हैं और आप हर बार मुझसे काम करवा लेती हैं और 1 रुपया तक नहीं देती हैं, इसलिए मैं नहीं आया। पहले आप मुझे मेरे पहले वाले पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर में थोड़ा खाने का राशन ला सकूं। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा और तेरी इतनी औकात है कि तू मेरे सामने ठीक से खड़ा भी हो सके? अरे जा, नहीं देती तेरे पैसे, पता क्या कर लेगा तू? अरे तू नहीं तो किसी और से करवा लूंगी मैं काम। इतना कहकर जमींदारन वहाँ से चली जाती है
दूर से छगन मगन चुप कर ये सारा नजारा देख रहे होते हैं। तो वहीं हरिया की आंखों में दुख के आंसू आने लगते हैं। जिसके बाद छगन और मगन जमींदार के यहाँ जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जमींदारन अपनी पति से घर के नौकरों को देने के लिए पैसे ले रही थी, पर उनको पैसे दे नहीं रही थी। ये तो बहुत गलत बात है। ये औरत दूसरों के हक का पैसा अपने पास रख रही है और इस औरत को सबक सिखाना तो पड़ेगा ही। और गलत करने का नतीजा तो गलत ही होता है, इसे भी तो पता चले, ताकि आगे से कभी कुछ गलत करने की ये सोचे भी ना। हाँ, तुझे पता है ना हम दोनों को क्या करना है। तो चलो काम को अंजाम देने के लिए सारा बंदोबस्त करते हैं। इतना कहकर छगन और मगन वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रात के समय दोनों बहुत ही खुफिया तरीके से जमींदार के घर का मुआयना करते हैं और अच्छे से सारी जानकारी लेने के बाद छगन और मगन वहाँ से चले जाते हैं। 2 दिन बाद जमींदार किसी काम से शहर जाता है। उसी रात छगन और मगन अपने मुंह पर नकली दाढ़ी मूछ लगाकर डाकू जैसे रूप बना लेते हैं और जमींदार के घर में घुस जाते हैं। जिसके बाद वो जमींदारन के कमरे में जाते हैं और एक नकली चाबी से अलमारी खोलते हैं। हरिया के काम के सारे पैसे और छगन मगन जमींदार की अलमारी से चुरा लेते हैं और बिना किसी आवाज के दोनों घर से निकल जाते हैं। जिसके बाद हरिया के हिस्से के पैसे उनके घर के दरवाजे पर रख देते हैं और एक खत भी उनके साथ रख देते हैं। अगली सुबह जैसी हरिया अपने घर के बाहर पैसे और खत देखता है, वो हैरानी से बोलता है, हे भगवान, यह चमत्कार कौन कर गया? इतने सारे पैसे कौन रख गया? यह खत, इसमें क्या लिखा हुआ है? यह पैसे हम आपकी मदद के लिए रख रहे हैं। इन पैसों पर आप ही का हक है। हम आपके शुभचिंतक हैं। खत पढ़कर हरिया जल्दी से पैसे लेकर अंदर जाता है और शिल्पा को दिखाता है। जिस पर शिल्पा बोलती है, सुनो जी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो? और ये पैसे किसके हैं? कहाँ से आए हैं? हमें तो नहीं पता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई चोर चोरी करके इसे हमारे द्वारे पर छोड़ गया हो और बाद में हम इन पैसों के चक्कर में फंस जाए। पहले ही गरीबी से हमारी आधी जिंदगी ऐसे गुजर गई है, बाकी की जिंदगी हम जेल में नहीं बिताना चाहते। आप इन पैसों को जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर वापस रख दो। हमें इतने पैसों का कुछ नहीं करना। अपनी बीवी की बात सुनकर हरिया उसकी बात से राजी हो जाता है और उन पैसों को खत समेत वापस अपने द्वार पर रख देता है। छगन और मगन ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाते हैं और दोनों वहाँ से पैसे उठा लेते हैं। जिसके अगले दिन छगन और मगन उन पैसों से राशन और जरूरत का सामान खरीदकर सुबह होने से पहले ही हरिया के दरवाजे पर रख देते हैं। हरिया सुबह जैसे उठकर अपने दरवाजे पर पहुँचता है तो वहाँ पर राशन और जरूरत का सामान रखे हुए देखता है। तभी हरिया खुद से बोलता है, अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है? कभी कोई पैसे रख के चला जाता है तो कभी कोई सामान रख के चला जाता है। कहीं कोई मेरे साथ यहाँ पर कोई मजाक तो नहीं कर रहा? अगर कोई यहाँ पर है तो मेरी आवाज़ सुन रहा है तो कृपया करके मेरे सामने आ जाए। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हरिया की बात सुनकर छगन और मगन सामने आ जाते हैं और उन दोनों को देखकर हरिया बोलता है, आप कौन है? क्या आप ही सब कुछ कर रहे हैं? हम दोनों भाई है और चोर भी। यानी कि यह सब कुछ आप चोरी का लेकर आए हैं? राम राम राम, मेरी बीवी सही कह रही थी। अच्छा हुआ जो मैंने इस सामान को हाथ नहीं लगाया, नहीं तो मेरी तो जिंदगी जेल में चक्की पीसते हुए निकल जाती। नहीं हरिया, तुम जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। चोरी हम करते हैं लेकिन सिर्फ अच्छी चीजों के लिए। चोरी तो चोरी होती है, चोरी में भी अच्छा या फिर बुरा थोड़ी ना होता है कुछ। हरिया, पहले हमारी बात सुनो और पहले ना तुम घर के भीतर चलो। यहाँ खड़े होकर बात करना सही नहीं होगा। छगन मगन सामान उठाकर हरिया के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर छगन बोलता है, रिया, हम दोनों अच्छे चोर हैं। हम लोगों के भले के बारे में सोचते हैं। हम चोरी करते हैं लेकिन लोगों के लिए करते हैं। उस जमींदारन ने तुम्हारा हक मार लिया था तो हमने उसके पास चोरी की और तुम्हारा हक का पैसा तुम्हें लाकर दे दिया। और जब तुमने पैसे नहीं लिए तो हम तुम्हारी जरूरत का सामान ले आए। पर चोरी करना तो गलत बात है ना। भले ही आपका चोरी करने की नीयत सही है लेकिन आप चोरी तो कर ही रहे हो ना। और भाई चोरी तो चोरी ही होती है। तुम चिंता मत करो, अगर किसी चोरी से किसी का भला होता है तो वो चोरी चोरी नहीं होती है। अब तुम्हारी मदद तो हमने कर दी, अब उस जमींदारन का सच सबके सामने लाना होगा। हम जैसा तुम्हें कह रहे हैं तुम वैसे ही करना। इतना बोलकर छगन और मगन हरिया को सब कुछ समझाते हैं। जिसके बाद हरिया जब जमींदार और जमींदारन के साथ बैठा होता है तब वहाँ जाता है और बोलता है, मालकिन, मेरे पैसे दे दीजिए। मेरे घर में अन्न का एक दाना तक नहीं है। अरे हरिया, तुम्हें तुम्हारे पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, पर मैं तो बहुत ही पहले
तुम्हारी सारी रकम अपनी बीवी को दे चुका हूँ। क्या उन्होंने तुम्हें अभी तक कोई पैसा नहीं दिया? तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? हरिया के जमींदार के पैसे सामने मांगने पर जमींदारन की बीवी का सच भी बाहर आ जाता है। इसके बाद बाकी के सभी लोगों के पैसे भी जमींदार खुद अपनी बीवी के हाथों से दिलवा देता है और इस तरह छगन मगन चोरों की बुद्धिमानी से हरिया के साथ साथ सभी का जीवन भी सुधर जाता है। कुंती की बहू कंचन को शादी किए हुए सिर्फ 20 ही दिन हुए थे, लेकिन इन 20 दिनों के अंदर ही कंचन ने अपने ससुराल वालों को 100 से ज्यादा बार मायके जाने की धमकी दे दी थी, क्योंकि उसे अपने मायके से ससुराल आने के बाद ज्यादा ही गर्मी लग रही थी। माँ जी, अगर ऐसे ही गर्मी रही तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप सुन रही है ना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। भूल जाओ कि तुम अभी मायके जाओगी। शादी के ना कुछ महीने भी नहीं हुए अभी, और हर वक्त सिर्फ मायके जाने की धमकी देती रहती हो। शर्म नाम की कोई चीज है क्यों तुम्हारे अंदर? या तो आप घर में एसी लगवा दीजिए या फिर मुझे मेरे मायके छोड़ आइए। अच्छा, तुम्हारे पिताजी ने तो इतना दहेज भी नहीं दिया जो एसी लगवा दूं। ठीक है, अगर एसी नहीं लगवा रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। अरे नहीं नहीं बहू, हम सब भी तो रहते हैं। माँ जी, इतनी गर्मी मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम सब भी तो यहाँ इतनी गर्मी में रह रहे हैं ना। कंचन का मायका अमीर था और ससुराल गरीब, जिस वजह से कंचन अपने ससुराल में गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शादी के कुछ दिनों बाद से वो अपने मायके जाने की जिद करने लगी थी और तो और वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। अरे बहू, अब तक बैठी टीवी देख रही है, शाम का खाना नहीं बनाना है तुझे? माँ जी, इतनी गर्मी में किचन में मैं खाना नहीं बना सकती, इसीलिए मैं तो कह रही हूँ कि मुझे मायके छोड़ आओ। बहू देख, हर वक्त मायके जाने की जो जिद लगा कर बैठी है तू, मायके नहीं जा सकती। कह दिया तुझे, और तुझे घर का काम काज करना ही होगा। सुबह भी खाना मैंने बनाया है। अरे इतनी गर्मी है तो और लोग खाना पीना नहीं बना रहे हैं क्या? माँ जी, आप मुझसे खामखा बहस कर रही हैं, बाकी आपको जो सही लगे। अरे भाई, क्या बात हो गई? क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही है अपनी बहू से तू? अभी तेरी बहू को आए हुए तो महीना भी नहीं बीता है। अरे विमला, क्या बताऊं, इस औरत ने तो नाक में दम करके रखा है। हर वक्त मायके जाने की धमकी देती रहती है। अब गर्मी है तो क्या सभी बहुएं अपने मायके बैठी हैं? तेरी भी बहू यहाँ काम काज कर रही है कि नहीं? कल ही मायके गई है मुझे धमकी देके कि अगर घर में एसी नहीं लगवाया तो पूरी गर्मी नहीं आऊंगी, और मैंने भी छोड़ दिया। पूरी गर्मी तो मैं उसे बुलाने से रही। अब चाहे 4-5 महीना बैठकर वहाँ खाए या 10 महीने बैठ के खाए, है तो अपने बाप के ही घर पे ना। अरे सारी बहू ऐसी ही निकल गई। मैं तो इससे बहुत ज्यादा परेशान हूँ। पूरे दिन कमरे में बैठकर कूलर पंखा चला कर रखती है। बिजली का बिल इस गर्मी में तू जानती है कि कितना आता है, लेकिन मेरी बहू नहीं। जी का जंजाल हो गई है ये। सुनिए जी, ऑफिस से आते हुए खाना ले आइएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में मेरे बस का नहीं है खाना बनाना। ये तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? बाहर का खाना खाओगी? अरे गर्मी कितनी है, बाहर का खाना नुकसान करता है। अरे कोई जरूरत नहीं है बाहर का खाना खाने की। माँ को कहो कि वो बना देंगी खाना, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे अब तेरी बहू खाना नहीं बना रही है तो खाना तुझे ही बनाना पड़ेगा। इस बुढ़ापे में तो तेरी बहू ने तुझ पे अत्याचार करना शुरू कर दिया है। बहुएं ऐसी होती है क्या कुंती? अब न तुझे सास बनना पड़ेगा। अरे विमला, मेरी तो किस्मत फूट गई। बेटे की शादी करके सोचा था बेटे की शादी कर दूंगी तो सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। जब से मेरी बहू आई है दुख ही दुख मिल रहा है, और हर वक्त बस एक ही ताना सुनने को मिलता है, गर्मी इतनी है, गर्मी इतनी है, एसी लगवा दो। तेरे भी दिन मेरी तरह उल्टे आ गए हैं। अब क्या कर सकते हैं? इन्हें घर से तो निकाल नहीं सकते हैं, अपनी ही बदनामी होगी। लेकिन तू भी ना जैसे को तैसे इसे संभाल ले। कुंती अब खुद ही किचन में जाकर खाना बनाती है और पसीने से लथपथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुंती की बहू कंचन अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी। अब अनिकेत जब ऑफिस से आता है तो अपनी माँ को पसीने में लथपथ किचन में पाता है। कंचन, कंचन कहाँ हो तुम? अरे तुम कमरे में पंखे में बैठकर आराम से टीवी देख रही हो और वहाँ मेरी माँ खाना बना रही है। तुम्हें शर्म आती है कि नहीं आती है? आ गए आप? लाइए बैग मुझे दीजिए। आपको पता है ना कि इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होता। मेरे मायके में तो टॉयलेट तक में एसी लगा हुआ है और यहाँ पूरे घर में पंखे के नाम पर बस मजाक चल रहा है। दोबारा मुझसे बदतमीजी की ना तो घर से निकाल दूंगा, और सच में तुम्हें इस गर्मी में पूरी जिंदगी मायके में बिठा दूंगा।
मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। मैं तो खुद मायके जाना चाहती हूँ, और ज्यादा मुझे धमकाने की कोशिश की ना तो मैं अपने पापा और भाई को बुलाकर ना मायके चली जाऊंगी। अनिकेत बेटा बैठ जाओ, ऑफिस से आया है, थका होगा। क्यों लड़ रहा है? इसमें तो कम बुद्धि है ही। अगर इसके पास दिमाग होता तो ये घर में मायके जाने के लिए इस गर्मी में झगड़ नहीं रही होती, बल्कि हमारा साथ दे रही होती। ये भी आप सही कह रही हो माँ, इसके अंदर दिमाग नाम की कोई चीज है ही नहीं, तभी तो हर वक्त लड़ती रहती है। कंचन की धमकी तो अब कोई सीरियस नहीं ले रहा था। हर बात पे मायके चली जाऊंगी की धमकी तो बिल्कुल भी नहीं। हर किसी के सर में उसने दर्द किया हुआ था। और तो और कुंती भी समझ चुकी थी कि कंचन घर का कोई काम नहीं करने वाली, इसलिए वो अब सुबह खुद ही उठकर कामकाज कर लिया करती। एक रोज विमला का कुंती के घर लड्डू लेकर आना होता है और कुंती को लड्डू खिलाते हुए वो बड़े प्यार से कहती है, अरे कुंती लड्डू खा, बड़ी खुशी की बात है। मेरी बहू मायके से लौट आई है और अपने साथ दो एसी भी लेकर आई है। एक अपने कमरे में लगवाया है और एक बरामदे में। क्या बात कर रही है? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। एक तेरी बहू है जो अपने मायके से एसी लेकर आई है, और कहा मेरी बहू सुबह शाम घर में कलेश कर रही है। तेरी बहू कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे बेटे के साथ बाहर घूमने गई है, कह रही है गर्मी लग रही है तो आइसक्रीम खाना है। वही मेरा बेटा उसे घुमाने ले गया है। तू नहीं सुधरने वाली। मैंने तुझे पहले भी बोला था कि तू सास बनकर है। तुझसे तो तेरी बहू ही नहीं संभलती है और ना ही डरती है। मैं तो कहती हूँ अगर उसने इस बार मायके जाने की धमकी दी तो तू उसे मायके भेज दियो। क्या पता तेरी बहू भी ऐसे दो एसी लेकर आ जाए। तुझे क्या लगता है मेरे बेटे के ससुराल वाले जो एक नंबर के कंजूस है, वो अपनी बेटी को एसी देंगे? ये तो रोज फोन कर रोती रहती है कि यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, तो कहाँ इसका बाप एसी पंखा कूलर दे गया इसे। देख, एक पते की बात बताती हूँ मैं तुझे। अगर तेरी बहू गर्मी में मायका जाना चाहती है तो उसे भेज दे। अभी गर्मी खत्म होने में कम से कम 3-4 महीने हैं, और इन 3-4 महीनों में उसके घर वाले खुद ही परेशान होकर उसे यहीं भेज जाएंगे। और क्या पता कि वो अपने साथ एसी भी लेके आ गए। बात में तेरे दम तो है, लेकिन तू है ना समझ। कोई बात नहीं, ये भी करके देख लेती हूँ। इतना कहने के बाद जब कुंती की बहू बाहर से घूमकर आती है तो उसे गर्मी लग रही होती है। तो अनिकेत अपनी पत्नी कंचन से कहता है, अभी आइसक्रीम खाकर अगर ठंडी हो गई हो ना तो आप घर के काम में लग जाओ, तो गर्मी तो रहेगी तो काम तो तुम्हें करना ही होगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर काम के लिए कहा ना तो मैं मायके चली जाऊंगी। बस बहू, बस मायके चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। अब तो तुझे मायके जाना ही होगा। अनिकेत, अभी के अभी इसका सामान पैक कर और इसको इसके मायके छोड़ कर आ। माँ, इसके बोलने की आदत हो गई, आप क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने तुझे कहा ना, इसे अभी के अभी मायके छोड़ कर आ। तुझे समझ नहीं आ रहा? हाँ तो मैं भी कौन सा यहाँ रहना चाहती हूँ। अरे आपसे तो लाख गुना अच्छे हैं मेरे मायके वाले, और कितने अमीर भी हैं। इस गर्मी में कम से कम मैं एसी की चैन की हवा तो खाऊंगी वहाँ पर। अनिकेत भी अपनी माँ और पत्नी की बात सुनकर कंचन के मायके चला जाता है, और उसके बाद ना तो उसे फोन करता और ना ही दोबारा लेने की बात कहता। अब 15 से 20 दिन बाद कंचन के मायके वाले खुद ही कंचन को घर वापस छोड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कंचन के ससुराल वालों ने तो कंचन से नाता ही तोड़ लिया है। अब रिश्ता टूटे, इससे अच्छा वो अपनी बेटी से नाता तोड़कर कंचन के मायके वाले उसे ससुराल में छोड़ जाते हैं।